अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि हमारा जो पहले ज़माने का एजुकेशन सिस्टम आश्रम में, गुरुकुल्स में, यहाँ लाइफ को जीने का जो वे था वो कैसा था। ये सिस्टम फ्लरिश करता रहा तब तक जब तक बुद्धा का टाइम पीरियड था या उससे जो संबंधित और जो आसपास के टाइम पीरियड थे उसमें जो है ये एंशिएंट सिस्टम जो एजुकेशन का था ये फ्लरिश कर रहा था। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, विहार सेटअप किए गए मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए, ताकि वो वहां बैठकर मेडिटेट कर सकें, डिबेट कर सकें, डिस्कस कर सकें। जो लर्नेड लोग हैं उनकी जो ज्ञान को एक पाने की इच्छा है उसको वो पूरा कर पाए। इन्हीं विहार के अराउंड जो है और भी एजुकेशनल सेंटर्स जो है हायर लर्निंग के वो डेवलप हो गए, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स थे चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सेलोन, जावा, नेपाल और भी बहुत दूर दूर की कंट्रीज से अट्रैक्ट होकर आने लगे। विहार और यूनिवर्सिटीज जो जातका की कहानियां हैं उसमें या जो अकाउंट्स दिए गए जुआन जैंग या आइक्विंग के द्वारा जो कि चाइनीज स्कॉलर्स थे या और जो सोर्सेज हैं उससे ये पता चलता है कि जो पहले जमाने में राजा थे, जो समाज था, वो खुद भी काफी एक्टिव इंटरेस्ट लेता था एजुकेशन को बढ़ाने में। नतीजा क्या हुआ, बहुत सारे फेमस एजुकेशनल सेक्टर्स जो है उनका एक तरह से सेटअप हो गया। सबसे ज्यादा जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज इस टाइम पे पीरियड पे जो इवॉल्व हुई वो थी कहाँ पर, तक्षशिला में, नालंदा में, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतापुरी और जगदाला। ये यूनिवर्सिटीज जो हैं डेवलप हुई विहारास के साथ साथ। जो बनारस, नवदीप, कांची में थी वो डेवलप हुई टेम्पल्स के कनेक्शन के साथ साथ और वो बन गई सेंटर कम्युनिटी लाइफ की उन जगहों पर जहां पर वो सिचुएटेड थी। तक्षशिला और तक्षशिला, पहले जमाने में तक्षशिला जो है एक जाना माना केंद्र था शिक्षा का, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म की भी टीचिंग्स को सिखाया जाता था, जो रिलीजियस टीचिंग्स है, और कई सदियों तक सिखाया जाता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग या स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होकर आते थे पूरी दुनिया से, जब तक कि इसको पूरी तरह से खराब नहीं कर दिया गया, तोड़ नहीं दिया गया 5th सेंचुरी CE में। ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए जानी मानी थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो और चीज़ें पढ़ाई जाती थी जिसमें एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस और 18 तरह की शिल्प या आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। अब ये जो तक्षशिला थी ये क्यों फेमस बन गई एक लर्निंग प्लेस के तौर पे, क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो थे वो एक्सपर्ट्स थे। जो जाने माने शिष्य यहाँ से निकले उसमें हमारे यहाँ के फेमस इंडियन ग्रामरियन पाणिनि भी थे। ये एक्सपर्ट थे लैंग्वेज और ग्रामर में और इन्होंने अपना सबसे महान कार्य है ग्रामर पे अष्टाध्यायी वो यही लिखा था। इसके अलावा जीविका एक और जाने माने फिजिशियन थे एंशिएंट इंडिया के, या फिर चाणक्य जिनका आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ थे। इन दोनों ने भी यहीं पर ही शिक्षा ग्रहण करी थी। स्टूडेंट्स तक्षशिला आते थे काशी से, कुशाला से, मगध से और भी दूर दूर की कंट्री से। भले ही कितनी भी लंबी, कितनी भी टीडियस जर्नी हो, पर ये लोग जो है शिक्षा ग्रहण करने इन यूनिवर्सिटीज में आते थे। तक्षशिला जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक इंडियन सिटी थी जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में है। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है। साथ ही साथ यूनेस्को ने जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया 1980। इसकी जो फेम है यूनिवर्सिटी की वो इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि चाणक्य ने अपना जो अर्थशास्त्र कंपोज किया था वो यहीं से किया था। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं उन्होंने इसके अवशेष को ढूंढा मिड 19th सेंचुरी में। अब देखते हैं टीचर का क्या रोल था। टीचर्स की जो है को पूरी छूट होती थी हर तरीके से कि वो अपने स्टूडेंट्स को खुद चुन सकते हैं, क्या उनको पढ़ाना है, क्या सिखाना है, उसकी भी उनको एक तरह से छूट थी। जब टीचर को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाता था कि हाँ स्टूडेंट बहुत सही परफॉर्म कर रहा है, तब उनका जो कोर्स था वो खत्म होता था। वो जितने चाहे उतने स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते थे, जो चाहे वो सिखा सकते थे, या जो स्टूडेंट सीखना चाहता है उसको वो सिखाते थे। डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होती थी और यही मेन मेथड माना जाता था टीचिंग का। टीचर्स को हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे उनके जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स होते थे वो लोग। अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा जब जुआन जैंग आए वहां पर तब उसको नाला कहा जाता था और बहुत बड़ा केंद्र माना गया हायर लर्निंग का अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ये यूनिवर्सिटी अट्रैक्ट करती थी उन स्कॉलर्स को जो अलग अलग कंट्री के हिस्सों से आते थे या तो पूरी दुनिया से। चाइनीज स्कॉलर्स आइक्विंग और
ज़ुआनज़ांग जो है ये नालंदा आए 7th सेंचुरी सीई में। बहुत सारी बातें इन्होंने नालंदा के बारे में लिखी। उन्होंने देखा कि लगभग 100 से ज्यादा गंभीर चर्चाएं डेली बेसिस पे होती थी और अलग अलग फील्ड्स में होती थी, और सब कुछ होता था डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू। ज़ुआनज़ांग हिमसेल्फ जो है वो खुद एक स्टूडेंट थे नालंदा के, जो स्टडी करने आए थे योग शास्त्र। उन्होंने कहा कि जो चांसलर थे नालंदा के शिलाभद्रा, वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी थे योगा में। जो कोर्सेज ऑफर किए जाते थे यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए, वो भी बहुत सारे एरियाज को कवर करते थे। कहना चाहिए कि जितनी आप नॉलेज सोच सकते हो उस टाइम पर अवेलेबल होगी, सब कवर करते थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वेदास वो तो पढ़ते ही थे, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग दी जाती थी फाइन आर्ट्स में, मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, यहाँ तक कि जो युद्ध कला होती है उसमें भी। जो ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये सेंटर थी एक लर्निंग का 5th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी सीई। आज की डेट में बिहार राजगीर में इंडिया के अंदर ये लोकेटेड है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की। यूनेस्को ने इसको भी जो है, जो अवशेष बचे हैं नालंदा महावीरा के, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे मान्यता दी है। अब इमेजिन करते हैं कि जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी होगी वो शायद सेंटर बने एक ऐसे डायलॉग का जिसमें ह्यूमन का आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। फिर अब कम्युनिटी का क्या रोल होता था? उस समय क्या था, नॉलेज को बहुत ही प्योर माना जाता था, इसलिए कोई भी फीस नहीं चार्ज करी जाती थी। जो भी योगदान एजुकेशन के प्रति होता था वो सबसे बड़ा दान माना जाता था। तो समाज के ज्यादातर मेंबर्स जो है किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट करते रहते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है बड़े बड़े मर्चेंट से, जो वेल्दी पेरेंट्स होते हैं, यानी काफी ज्यादा अच्छे संपन्न माँ बाप होते हैं, समाज होता है, उससे मिलता रहता था। कई बार बिल्डिंग्स गिफ्ट कर दी जाती थी, यूनिवर्सिटीज को जमीन दे दी जाती थी। तो इस तरह की जो फ्री एजुकेशन थी, ये और भी जो यूनिवर्सिटी उस टाइम पे थी, वल्लभी, विक्रमशिला, जगदाला, यहाँ पर भी ऐसा ही होता था। अब ये तो थी नॉर्थ की बात। उस समय साउथ में क्या होता था? उसी समय साउथ में जो है अग्रहारा जो है वो माने जाते थे सेंट्रल लर्निंग और टीचिंग के। साउथ इंडियन जो किंगडम्स थे उनके और भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थे, जिनको कि घटिका या फिर ब्रह्मपुरी कहा जाता था। घटिका सेंटर माना गया लर्निंग का, जिसमें रिलीजन को भी बताया जाता था, और ये बहुत छोटा था साइज में। अग्रहारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, जहाँ सारे के सारे जो लर्नेड ब्राह्मण्स हैं वो रहते थे। साथ ही साथ उनकी अपनी खुद की एक गवर्नमेंटल पावर्स थी, और जो कि चलता था उन डोनेशन से जो कि सोसाइटी से उनको मिलता था। टेम्पल्स हैं, मठ हैं, जैन्स की जो बसाडीज हैं या फिर बुद्धिस्ट के विहारास हैं, ये भी और एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि एक सोर्स ऑफ लर्निंग के तौर पे थे उस पीरियड के दौरान। फिर है कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो कंटिन्यू कर रहा है आज भी, आश्रम की फॉर्म में, मंदिरों में, या फिर जो स्वदेशी स्कूल हैं उनमें। मिडिवल पीरियड के दौरान मक्ताब और मदरसा जो है ये एजुकेशन के हिस्सा बने, मतलब एजुकेशन सिस्टम के। ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यानी प्री कॉलोनियल पीरियड से पहले, जो हमारी स्थानीय एजुकेशन थी वो काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही थी इंडिया के अंदर। ये एक तरह से विस्तार कहा जा सकता है फॉर्मल सिस्टम का, जिसकी जड़ें पहले से ही बन चुकी थी। ये सिस्टम ज्यादातर धार्मिक था और आध्यात्मिक था, जिसमें जो एजुकेशन दी जाती थी वो धार्मिक या आध्यात्मिक दी जाती थी। बंगाल में जो टोल्स थे, वेस्टर्न इंडिया में पाठशाला, छत्तीसगढ़ बिहार में, और इस तरह के और स्कूल एग्जिस्ट करते थे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। स्थानीय संसाधन या जो दान आता था उससे एजुकेशन चलती थी। आप जो टेक्स्ट है या जो मेमोयर्स मिले हैं उससे जान सकते हैं कि जो विलेजर्स हैं वो भी साउथ इंडिया में एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। तो जो कुछ भी हम समझ पाए उसके अनुसार जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इंडिया का था वो मेनली फोकस करता था ओवरऑल डेवलपमेंट पे स्टूडेंट्स के, चाहे वो इनर या आउटर सेल्फ हो, और इसलिए उनको जो है एक तरह से जिंदगी के लिए तैयार करता था। एजुकेशन पूरी तरह से फ्री थी, सेंट्रलाइज नहीं थी। इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो हमारा जो रिच कल्चरल ट्रेडिशन है इंडिया का उसमें पहले ही डाली गई है। इसके कारण क्या है, जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल या जो आर्टिस्टिक पहलू है जिंदगी के, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होने में मदद मिलती है। आज का जो प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत कुछ सीखना चाहिए हमारे जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उससे। इसीलिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि किसी तरीके से जो स्कूल के बाहर की जो दुनिया है उससे भी लोग बच्चों को एक तरह से कनेक्ट किया जाए। जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको यह एहसास है कि क्या
रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है मल्टीलिंगुअल या मल्टीकल्चरल एजुकेशन की। इसलिए वो चाहते हैं कि एंशिएंट और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है आज की लर्निंग के साथ कनेक्ट करी जाए। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आशा एजुकेशन। बाय।